हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र प्रमोद साहू। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी पढ़नी होगी। पर्यावरण को अंग्रेजी में हम एनवायरनमेंट कहते हैं और इस एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन से हुई है। फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण को हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब है घेरा हुआ, अर्थात पर्यावरण हमारे चारों ओर घिरा हुआ आवरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसकी व्याख्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा भी की गई है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हमारे चारों ओर घिरा हुआ वह आवरण है जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे जैविक घटक कहलाते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं सूर्य का ताप, जल, वायु, मिट्टी, अग्नि। ये सभी क्या हैं, अजैविक घटक हैं। तो पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर का घिरा हुआ आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस चित्र में एक खरगोश है जिसके चारों ओर क्या है, जल है, भूमि है, वायु है। ये इसके चारों ओर का क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण सभी जैविक अजैविक अवयवों का मिश्रण है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। अब देखते हैं जैविक घटक के भी तीन भाग बताए गए हैं, जैसे अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के कितने भाग बताए गए हैं, तीन भाग बताए गए हैं, स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। और जैविक पर्यावरण के कितने भाग बताए गए हैं, दो, वनस्पतिक पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। ये तो रही बात पर्यावरण की सामान्य जानकारी की। जैसे कि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। और भारत में पर्यावरण वन मंत्रालय कब बनकर तैयार हुआ, 1985 में। पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना था, 1985 में। और वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पर्यावरण वन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, भारत में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भारत में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र अर्थात नीरी, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नीरी। नीरी मतलब होता है, नीरी का अर्थ होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। ये कहाँ पर है, भारत में। ये नीरी का जो मुख्यालय है वो है नागपुर में। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में। नागपुर में ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में। इसकी स्थापना जो हुई थी नीरी की, वो 1958 में इसकी स्थापना। नीरी की स्थापना कब हुई थी, 1958 में जाके इसकी स्थापना हुई थी। ये तो रही पर्यावरण की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण शब्द आएगा जिसका हम बार बार प्रयोग करेंगे, उसका हम
यहीं पर विश्लेषण देखेंगे। वह शब्द है जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल शब्द में ही छुपा है उसका अर्थ। जैव मंडल मतलब जीवों का मंडल। इसको पृथ्वी के समस्त जीवित जीव और उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की परस्पर क्रिया होती है मिलकर जैव मंडल कहलाता है। अर्थात जीव मंडल, जीव के मंडल के अंतर्गत, जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव अर्थात जैविक संगठक, भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक संगठन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जैविक अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस चित्र में जीव मंडल को बताया गया। जीव मंडल किससे मिलकर बना है? हवा से, स्थल मंडल से और जल मंडल से। इसके अलावा एक चित्र से और देख सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, जीव, कोशिका। अर्थात जीव मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है? जीव जंतु, वे समस्त जीव जंतु जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उनके द्वारा जो मंडल बनता है उनको ही हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल में वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। और जैव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। एक और शब्द हम यहाँ देख लेते हैं, जैविक समुदाय। जैविक समुदाय क्या है? जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या रहती है, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उनको हम जैविक समुदाय कहते हैं। जब एक ही प्रकार के, भिन्न प्रकार के और जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैविक समुदाय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को परिभाषित करते हुए बताता कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकस और लोगस। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान अर्थात वासस्थान, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात इकोलॉजी का अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, उनके वासस्थान और पर्यावरण का आपसी संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द आगे चलकर और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसको समझाया। जैसे एक नाम आता है इकोलॉजी के क्षेत्र में, जिसको मैं बता देता हूँ, अलेक्जेंडर बॉल हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, बोन और हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोल हम्बोल्ट ने इकोलॉजी शब्द को और अच्छे से परिभाषित किया और इसका विस्तृत वर्णन किया। इसलिए अलेक्जेंडर बोल हम्बोल्ट को इकोलॉजी का जनक कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर बोल हम्बोल्ट को कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन और एक याद आता है, एक क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस, शायद वो रेलवे में भी रिपीट हुआ था। इकोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब होगा? फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर बोल हम्बोल्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक तो वो हैं रामदेव मिश्रा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है तो क्या जवाब होगा? रामदेव मिश्रा।
ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं रामदेव मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर इकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम न केवल पेड़ पौधों, जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इकोलॉजी में हम भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, उनके वास स्थानों और उनके आसपास पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और उनका आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1869 में। और अगर आपसे पूछे कि इकोलॉजी के जनक कौन है, तो इकोलॉजी के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। और अगर ये पूछे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो क्या जवाब होगा? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। इसके बाद हम आते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोलॉजी में जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो एक सर्कल, एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इस इकोसिस्टम को सबसे पहले जो प्रयोग किया, इस इकोसिस्टम यानी कि जो शब्द है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संगठनों के समूह जो परस्पर क्रिया में सम्मिलित होते हैं उनको हम पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले ने। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इकोसिस्टम जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, इकोसिस्टम क्या है? देखिए, इस चित्र में अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि इकोसिस्टम क्या है। जैसे देखो, सबसे पहले जो भोजन बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों पर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और भूमि से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और उनके द्वारा जो बना गया भोजन होता है वो कौन प्रयोग करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर हम कौन कौन देखेंगे? बकरी, गाय, भैंस, हिरण, खरगोश आदि सभी क्या आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? वे जीव जंतु जो भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, अर्थात जो शाकाहारी होते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। अब उत्पादक को किसने कहा? प्राथमिक उपभोक्ता ने। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन भक्षण करेगा? द्वितीयक। जैसे कि हिरण को खाने वाला भेड़िया द्वितीयक में आएगा, चूहों को खाने वाली बिल्ली द्वितीयक में आएगी, और कीटों को खाने वाला मेढक भी किस में आएगा? द्वितीयक। यानी द्वितीयक में कौन कौन आएंगे देखें एक बार। द्वितीयक के अंदर आएगा भेड़िया, बिल्ली, मेढक। भेड़िया, बिल्ली, मेढक द्वितीयक के अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। इसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? द्वितीय उपभोक्ता से या प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन किस किस को रखा गया है? जैसे कि समुद्र में छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली,
और चील, गिद्ध, बाज, चीता, शेर ये सभी किस में आते हैं? चतुर्थ पोषण अर्थात तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो मनुष्य किस में आता है, क्योंकि मनुष्य तो पेड़ पौधों को भी खाता है, यानी कि उनके द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री को खाता है और कुछ जानवरों को भी खाता है। तो जो मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी के रूप में आता है। मनुष्य को किस में रखा गया है? सर्वाहारी के रूप में माना जाता है। मनुष्य को क्या माना जाता है? सर्वाहारी के रूप में माना जाता है। तो ये जो चित्र है ये क्या कहलाता है? ये सारा जो सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम ये इकोसिस्टम है। पेड़ पौधों को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को किसने खाया? तृतीय उपभोक्ता। अब इन तृतीय उपभोक्ताओं का जो ये तृतीय उपभोक्ता जब मर जाते हैं, उनका शरीर जमीन के अंदर सड़ने लगता है, तो इनको सड़ने का काम कौन कराता है? अपघटक कराते हैं। अपघटक के रूप में कौन कौन आते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि ये सब इसके शरीर का सड़ाने का काम करते हैं और किस में मिला देते हैं? वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कोई भी जीव मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही जाके मिल जाता है। फिर वापस ये मिट्टी से क्या मिलता है? हमें पोषक तत्व मिलते हैं। उत्पादक इससे तुरंत पुनः भोजन बनाते हैं। फिर वो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, फिर उसको द्वितीय, फिर तृतीय, फिर अपघटक। इस प्रकार ये चेन लगातार चलती रहती है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इको सिस्टम कहते हैं। इको सिस्टम कहते हैं। इस इको सिस्टम में अगर किसी एक भी कड़ी टूट जाती है तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। तो पारिस्थितिक तंत्र की पहली विशेषता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन तंत्र होती हैं। अर्थात ये इकोसिस्टम क्या है? प्राकृतिक होता है। इसके अलावा कुछ तंत्र जो होते हैं वो कृत्रिम भी होते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के मान सकते हैं हम। एक तो प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है? एक कृत्रिम। कृत्रिम कृत्रिम कौन कौन से? जैसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया फसल चक्र। फसल चक्र जो है, फसल चक्र, तालाब, नहरें ये हमने बनाई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम। इसको हम बोलते हैं कृत्रिम इकोसिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि दुनिया में सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? समुद्र। समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है समुद्र को। और बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब का जवाब क्या होगा? कृत्रिम। तालाब, नहरें, फसल चक्र ये सभी क्या हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगली विशेषता। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मिलेगी तभी ये पारिस्थितिक तंत्र आगे बढ़ेगा। अर्थात इसमें सूर्य का प्रकाश की महत्वता काफ़ी हद तक बहुत महत्व रखती है। अगली विशेषता है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बिना प्रकाश के पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाएगा। अगला पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? एक खुला प्रकार का तंत्र है, जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा सतत निवेश और बहिर्गमन द्वारा होता है। आकार के आधार पर इसके अनेक भागों में बांटा गया है। तो ये क्या था अपना पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र
अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है या पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो वो क्या है, बेंगलुरु में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु में। भारतीय पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र अर्थात नीरी कहाँ पर है, नागपुर में। इसके अलावा हम अगली और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरण अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम और वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।